नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा विशेष कार्यक्रम राष्ट्रमंच, जिसमें हम करते हैं बड़े विषय पर बड़ी बहस। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सप्ताह के अंत में हम आपके लिए लेकर आते हैं ये विशेष कार्यक्रम, और आज की जो बड़ी बहस है वो ये है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए हैं। क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ी बातें कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियां कर चुके हैं, और इसके बाद ये भी इसमें हम पड़ताल करेंगे कि कल भारतीय जनता पार्टी ने अपना पश्चिम बंगाल के लिए संकल्प पत्र लाया, तो संकल्प पत्र में प्रमुख बातें क्या हैं और ये कैसे टीएमसी के इश्तेहार से, टीएमसी ने अपने घोषणा पत्र को यही नाम दिया है, टीएमसी के इश्तेहार से संकल्प पत्र बीजेपी का अलग कैसे कैसे है, दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या अलग हैं, और इसकी भी पड़ताल करेंगे राष्ट्रमंच पर कि पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार प्रमुख मुद्दे क्या क्या होने वाले हैं, और क्या पश्चिम बंगाल में जो है बीजेपी जो बात कह रही है भय बनाम भरोसे की लड़ाई, क्या ये मुद्दा लोगों के बीच बनता जा रहा है। क्योंकि एक तरफ बीजेपी कह रही है कि टीएमसी का शासन जो रहा वो भय से युक्त रहा, अब हम भय से मुक्त बनाएंगे और भरोसे की राजनीति करेंगे। तो पश्चिम बंगाल में क्या भय बनाम भरोसा, ये मुद्दा बनता जा रहा है। राष्ट्रमंच में इसी बड़े विषय पर बड़ी बहस करके इसे पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जरा इस मामले पर राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की कुछ बड़ी प्रतिक्रियाएं आपको दिखाते हैं। तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आज दूसरी जनसभा की, 3 जनसभाएं थी उनकी वहां, और वहां पर उन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र का भी जिक्र किया, जिसमें नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने के वायदे के साथ ही महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने पर ध्यान देने की बात कही। साथ ही पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस के सिंडिकेट पर तीखा प्रहार किया और कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर भ्रष्टाचार के सभी मामलों को उजागर किया जाएगा, सबका हिसाब होगा। जनता का हक खाएगा, उसके लिए रेड कारपेट नहीं बिछेगा, उसके लिए जेल के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। साथियों, राष्ट्र की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। भाजपा का संकल्प है बंगाल में यूसीसी लागू कर तुष्टीकरण की राजनीति को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। अब बंगाल फैसला कर चुका है, अपनी अस्मिता, अपनी पहचान और अपने भविष्य के लिए अब बंगाल आशोल परिवर्तन करके रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में भी रैली की। भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल परिवर्तन के लिए तैयार है। भाजपा बंगाल को विकास की नई ऊंचाई पर लेकर जाएगी। टीएमसी के 15 साल के राज्य में फैले भय का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि यह चुनाव इसी भय को मिटाने वाला चुनाव है। बीजेपी सरकार में ऐसे हर अपराधों को रोकने के लिए सख्ती से कार्रवाई होगी। साथियों, टीएमसी के 15 साल के राज ने बंगाल के हर नागरिक, हर परिवार को सिर्फ और सिर्फ भयभीत रखा है, भय दिया है। ये चुनाव इसी भय को मिटाने का चुनाव है। टीएमसी के भय से मुक्त और बीजेपी के भरोसे से युक्त बंगाल हमें बना के रहना है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पश्चिम बंगाल के लोगों से वादा किया वो आपने सुना। कल बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया था और संकल्प पत्र जारी किया था बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। तो उन्होंने कल संकल्प पत्र में वादे का जिक्र किया और सबसे बड़ा वादा ये था कि अगर बीजेपी की सरकार वहां पर बनती है तो 6 महीने के अंदर अंदर समान नागरिक संहिता लागू कर देंगे, जैसे कि उत्तराखंड में बीजेपी कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो, वो सुनिश्चित करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी और भी बहुत बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कही है, प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया है, वो हम आपको आगे लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से कमान संभाली है किन्होंने? ममता बनर्जी ने खुद। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यूसीसी का विरोध किया और कहा इसको हम रोकेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड माने की एकटाई बीजेपी একটাই নীতি, একটাই বিজেপি একটাই বিধর্ম, একটাই বিজেপি সর্বধর্মের সর্বনাশ। আমরা পুরোপুরি এটাকে অপোজ করব। ममता बनर्जी जो कह रही थी उसका हम हिंदी में आपको मतलब समझा देते हैं कि बीजेपी अकेले रहना चाहती है, बीजेपी सिर्फ अपनी बात करती है, बीजेपी दूसरों को पसंद नहीं करती, दूसरों को देखना नहीं चाहती। ये ममता बनर्जी कहना चाह रही थी। कुछ और बातें आपको सुनवाते हैं दोनों तरफ से। दिलीप घोष जो बीजेपी के बड़े नेता हैं बंगाल में, उन्होंने कहा बीजेपी अगर वादा करती है तो निभाती भी है। तो वहीं टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने कभी मैनिफेस्टो तो कभी संकल्प पत्र, बस अलग अलग नाम दिए हैं। मैनिफेस्टो বা সংকল্পপত্র তারা তো আলাদা আলাদা নাম দিয়ে ডাকে। কেউ প্রতিশ্রুতিপত্র, আগের বার বলেছিল সোনার বাংলার সংকল্পপত্র, এবার দেখলাম সোনার বাংলার কথাটা কোথাও নেই। তার কারণ তারা হয়তো ধরে নিয়েছে যে বাংলা সোনার বাংলায় পরিণত হয়েছে এতদিনে, অনেকবার এসছে তো। बीजेपी वादा करता भी है, निभाता भी है। मोदी जी का गारंटी है, पार्टी जो बोलेगा वो करके दिखाएगा। जिस प्रदेश में हमने वादा किया है सरकार बनते ही तुरंत लागू कर दिया, सब कुछ सब जगह है, जनता है, इसलिए बार बार चुन के हम आते हैं। वहीं राज्य भाजपा के अध्यक्ष शामिक भट्टाचार्य ने टीएमसी को घेरते हुए कहा कि टीएमसी की तो अब जाने की तैयारी हो चुकी है। तो टीएमसी ने भी पलटवार किया और कहा बीजेपी संस्कृति को एक छत के नीचे नहीं ला सकती। The uniformity cannot be implemented where people celebrate their religion, the people practice their religion, people have different foods on their plates, people wear different clothes. These inequalities cannot be brought under one umbrella of uniform civil code. दिया बुझने का पहले थोड़ा जल उठता है, तो ऐसा होता है पश्चिम बंगाल में। जितना दिन तक तृणमूल कांग्रेस है सत्ता पे तो ऐसा होता रहेगा। लेकिन तृणमूल का जाने का तैयारी हो गया, तृणमूल अभी जा चुका। यानी कि यूसीसी का विरोध कर रही है टीएमसी। और टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान ने कहा कि सीएम ममता लीगल वोटरों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगी। एसआईआर के मुद्दे पर यह कहा। तो बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी पहले की तरह ही फिर से चुनाव में धांधली करना चाहती है। देखिए, दीदी हमेशा से लड़ती आई है यहाँ के जितने भी लीगल लोग हैं और लीगलिटी के लिए, और अभी भी लड़ रही है और ज़रूर उसमें कामयाबी भी मिलेगी। और दीदी किसी भी लीगल वोटर्स को या लीगल इंसान को नाइंसाफी नहीं होने देगी। Very first day she had an attitude of non-cooperation because she wanted all these, infiltrators and dead and duplicate and shifted voters' names to be retained, so that she can win election like she has been winning all these years. But we will not allow that. The people of Bengal will not allow that. So entire responsibility and onus goes on Mamata Banerjee.
और पश्चिम बंगाल में भय के मुद्दे पर बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि लोगों में टीएमसी के शासन में भय है और लोग पीएम मोदी को समर्थन दे रहे हैं। तो वहीं टीएमसी के नेता और मंत्री फिरहाद हकीम ने दावा किया कि बीजेपी सरकार में नहीं आएगी। बीजेपी सरकार आएगी नहीं और कभी ये सब नहीं होगा। बंगाल में हम सब मिलके एक साथ रहते हैं, हिंदुस्तान के इंसान हैं हम, और एक साथ मिलके सर उठा के जिएंगे। अमित शाह का थ्रेट से, डर से हम लोग यहाँ नहीं जिएंगे। ভয় কেটে গেছে, মানুষ মোদিজিকে সমর্থন করছেন আর স্থানীয়ভাবে আমার উপরে আস্থা রাখছেন। যে শুভেন্দু অধিকারী আছে, ভয় দেখালে যে ভয় দেখাবে তার আঙুলটা বাঁকিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমার। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मोहम्मद सलीम ने भी पश्चिम बंगाल चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव के वक्त तो लुभावने वादे कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस भी है, जो कांग्रेस ने दावा किया कि वो इस बार एकला चलो रे, यानी अकेले चलेगी और टीएमसी और बीजेपी को पश्चिम बंगाल में दोनों को रोकने का काम करेगी। कांग्रेस एकला चलेगा, कांग्रेस विल गो अलोन एंड कांग्रेस want to remove TMC and Congress will try and anyhow will stop BJP। शिक्षा का हालत खराब है, महंगाई बढ़ रही है। उस वक्त आप चुनाव के वक्त आकर के ये वादा करेंगे 4 दिन की चौदनी है, फिर अंधेरी रात है। लोग ये अंधेरी रात को दूर करके नए उजाले का सपना देख रहे हैं। तो ये आपने नेताओं की बातें सुन ली और इससे आपको पता लग गया होगा कि पश्चिम बंगाल में कौन कौन से मुद्दे हैं, प्रचार किस तरह से चल रहा है, कौन कौन से प्रमुख खिलाड़ी हैं इस बार के विधानसभा चुनाव की बिसात पर। आज राष्ट्रमंच में इसीलिए इस मुद्दे को हम उठा रहे हैं कि क्या भय और भरोसा ये मुद्दा बन रहा है क्या पश्चिम बंगाल में। इसीलिए आज राष्ट्रमंच पर कुछ सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहला सवाल, कि पश्चिम बंगाल के लोगों को पीएम मोदी का क्या क्या संदेश मिला, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या वादे किए, क्या बातें कही। दूसरा सवाल, कि बीजेपी का संकल्प पत्र जो कल जारी हुआ था उसमें पश्चिम बंगाल के लिए क्या क्या विशेष है, कौन कौन सी बड़ी बातें हैं। तीसरा सवाल, कि बीजेपी का जो संकल्प पत्र है वो टीएमसी के इश्तेहार, ये दरअसल हैं दोनों की घोषणा पत्र, लेकिन एक ने नाम दिया संकल्प पत्र, दूसरे ने नाम दिया इश्तेहार, उससे अलग कैसे है, क्या क्या अलग है, क्या क्या एक जैसा है। चौथा सवाल, कि पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार प्रमुख मुद्दे क्या क्या होने वाले हैं। और पांचवा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, क्या इस बार पश्चिम बंगाल में भय बनाम भरोसे की लड़ाई है। बीजेपी कह रही है ऐसा कि हम भय के मुकाबले भरोसा देंगे। तो इन्हीं 5 सवालों पर आज राष्ट्रमंच में हम करेंगे पड़ताल और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं विशेष मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश चंदेलिया जी जो कि राष्ट्रीय महानगर के संपादक हैं, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमें मदद करेंगे समझने में कि क्या कुछ वहां के मुद्दे हैं और कितना बड़ा मुद्दा ये बन रहा है। साथ में निखिल प्रसून जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्वागत, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ संजय सरकार जी, टीएमसी के नेता जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत संजय दा। और हमारे साथ अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता भी जुड़ गए हैं। चारों लोग आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं इस समय। सीधे मैं पहले प्रकाश चंदेलिया जी के पास चलता हूं। प्रकाश सर, सबसे पहली बात कि संकल्प पत्र और वर्सेस इश्तेहार, ये जो है कितना एक जैसा, कितना अलग, कौन सी बातें समान हैं, कौन सी बातें अलग हैं, इसका विश्लेषण तो खूब हो रहा होगा इन दिनों पश्चिम बंगाल में और आप लोग भी खूब विश्लेषण कर रहे होंगे। लालचंद जी, जैसे जैसे चुनाव और मतदान की तारीख करीब आ रही है, बंगाल में खिला वैसे ही खूब जम रहा है, पूरा क्लाइमेक्स पर माहौल है जी। सबसे पहले देखिए, चुनाव और ये जो संकल्प पत्र और इश्तेहार की अगर बात करें जी, तो जाहिर तौर पर हम समझ सकते हैं कि इश्तेहार से सिर्फ 27% की चिंता करने की बात सामने आती है और संकल्प पत्र में पूरे बंगाल 100% जनता, 10 करोड़ जनता, उनके भविष्य के बारे में एक बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाई गई है। ममता बनर्जी पार्टी ने सबसे पहले अपना इश्तेहार जारी कर दिया और सबसे बड़ी बात देखिए ये है, मैं इस दोनों को बड़े निष्पक्ष तौर पर कहूंगा, 3 पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हैं, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम निष्पक्ष आकलन करना है। मेरी विचारधारा से कुछ मेरे मित्र नाराज हो सकते हैं, कुछ सहमत हो सकते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि ममता बनर्जी की सोच जहां खत्म होती है
वहां से भाजपा की और नरेंद्र मोदी की सोच शुरू होती। मेरे कहने का तात्पर्य ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस दिन ममता बनर्जी ने अपना इश्तेहार जारी किया था, उस दिन कहा था कि समस्त कार्य हमें करे दिए, सारा काम हो गया बंगाल में, अब विकास की अब आवश्यकता नहीं है, अब सिर्फ थोड़ा बहुत काम बचा वो करना बाकी है। लालचंद जी, आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि जैसे आपको कहीं जाना है यात्रा करने के लिए, आपको अपना लगेज पैक करना है, आपने सब कुछ डाल लिया, सिर्फ 2 शर्ट पैंट पायजामा थोड़ा बहुत शायद डालना बाकी है, ये कुछ ऐसा लग रहा है? क्या ममता बनर्जी ने कभी सोचा कि बंगाल को IIT की आवश्यकता है? क्या ममता बनर्जी ने कभी सोचा कि बंगाल में चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करना है? क्या कभी ममता बनर्जी ने सोचा कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था एकदम भ्रष्ट जा चुकी है, इसका विकास करने की आवश्यकता? जो पश्चिम बंगाल शिक्षा के नाम पर पूरे देश को एक उदाहरण के रूप में देखा जाता था, आज वो भ्रष्ट हो चुका है। ऐसी कहीं कोई तस्वीर नहीं है। आप 2 महीने पीछे चलिए, राज्य की सरकार ने जो बजट जारी किया था उसमें अल्पसंख्यक अथवा 27% लोगों के लिए 5,700 करोड़ का बजट था, लेकिन राज्य के विकास के लिए, IT के लिए उनके पास उस वक्त भी कोई चिंतन नहीं था, और आज भी इस चुनावी इश्तेहार में भी कोई चिंतन नहीं है। बंगाल के जनता ने उनका चाल, चरित्र, चेहरा और चिंतन सब कुछ देख लिया है। अब आप भाजपा के संकल्प पत्र पे आ जाइए। भाजपा ने जहां पर शिक्षा की बात की है, विकास की बात की है, डेवलपमेंट की बात की है, और आप देखिए ये सिर्फ वादा नहीं है, कहने के लिए लोग कह सकते हैं कि चुनावी वादे हैं, कुछ रह जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, लेकिन चुनावी वादों के बावजूद, सरकार में न रहने के बावजूद केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को अमृत भारत ट्रेनों की सौगात दी है, वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है, आधुनिकता से जोड़ा है। और ये ममता बनर्जी की सरकार है जो यहाँ पर मेट्रो के काम को भी दखल देती है, रोकने का काम करती है। और लालचंद जी, जब सुप्रीम कोर्ट दखल देता है तब निर्णय होता है कि हाँ, चंद्रा घाटा के अंदर में मेट्रो का काम आगे बढ़ेगा। ये सरकार विकास नहीं चाहती है। और 1 हफ्ते के ममता बनर्जी के भाषणों पर आप गौर करें, आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा नैरेटिव सेट करना चाह रही है। विकास की बातें कहीं नहीं है, सिर्फ आरोप है, और गलत नैरेटिव सेट करने की बातें की जा रही है। ये साफ और स्पष्ट अंतर दोनों घोषणा पत्र में और इश्तेहार में दिखाई पड़ता है। ठीक, मैं लौटता हूं और बाकी चीजों पर भी जरूर आपसे बात करूंगा कि जो ये बीजेपी ने जो बड़ी बातें कही हैं, UCC को लेकर भी कही हैं, 7वें वेतन आयोग को लेकर कही हैं, जो महिलाओं को भत्ते हैं, युवाओं को भत्ते हैं, वो भी TMC से सीधे 2 गुने का वादा बीजेपी ने किया है। संजय सरकार जी, बताइए, क्यों आप अगर वादे करें तो आपका इश्तेहार है, और अगर बीजेपी वादे करे तो कहते हैं, कभी नाम देते हैं संकल्प पत्र, कभी कुछ और नाम दे देते हैं, लेकिन ये वादे हैं, इनके वादे का क्या? ये आप क्यों कह रहे हैं और किस आधार पर कह रहे हैं संजय दा? ये मतलब TMC किस आधार पर ये कह रही है? सब जवाब देने दीजिएगा लालचंद जी, उम्मीद करेंगे बीच में मत टोकिएगा। नहीं टोकूंगा, बिल्कुल नहीं टोकूंगा, एकदम धारा प्रवाह बोलिए सर। बंगाल में जो लक्ष्मी को भंडार दिया जाता है, तो एक संप्रदाय को, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख सबको दिखाया जाता है। युवश्री जो दिया जाता है सबको दिया जाता है, जो कन्याश्री दिया जाता है सबको दिया जाता है, खाद्यश्री जो सबको, स्वास्थ्य साथी जो ट्रीटमेंट करने के लिए आदमी को जेब में पैसा नहीं देता, 5 लाख रुपए तो किसान क्रेडिट कार्ड हिंदू मुसलमान देख के नहीं, किसान बीमा हिंदू मुसलमान देख के नहीं दिया जाता है, और किसान मंडी हिंदू मुसलमान देख के नहीं दिया जाता है। यहाँ कुछ RSS के दलाल बंगाल में बैठे हुए हैं, चुनाव के बाद में उसको भी हम लोग हिसाब निकाल सब कुछ कर देंगे, अब चिंता मत कीजिए। क्या मतलब जी, यहाँ बैठ के बंगाल में बैठ के बंगाल का बंगाली विरोधी बातचीत करेंगे, हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक नंबर 2 क्या करेंगे? हमला कर देंगे क्या सर? नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे मतलब क्या करेंगे? हमला कर देंगे उनके ऊपर। लेक टाउन में उसको परिवार में, लेक टाउन में उसको घर में जाके पूछ के बोलेंगे, उसको बाप बीबी को पूछ के बोलेंगे आपको साथ में क्या अत्याचार हुआ है, उसको रास्ता में खींच के लेके आके पूछेंगे क्या करना है आपको परिवार, आपको यानी कानून हाथ में लेंगे आप, कानून हाथ में लेंगे, जैसे वहां मालदा, जहां जैसे वो मालदा में लिए। पूछेंगे, मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं रहता है और मेरे विधायक के इलाके में सामने रहता है, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। ये RSS में दलाल बन चुके हैं, बंगाली विरोधी का दलाल है। ये दलाल लोग बंगाल में बैठकर बंगाल में खाकर बंगाल में व्यापार करके सीधी धमकी दे रहे हैं, बाहर में पैसा भेजेंगे, लेकिन सीधी धमकी दे रहे हैं। ये सीधा लोग देख रहे होंगे कि क्या धमकी दे रहे हैं। ठीक है, देखने धमकी नहीं, हकीकत बता रहा हूँ, आज आपको बता रहा हूँ मैं आपको।
भ्रष्टाचार के मामले में मोदी जी बोला है। कैसी मानसिकता है? 15 वर्षों से शासन करने के बाद में ये बातें निकल आपको नहीं, आपको बीच में नहीं बोला, आप मत बोलिए, आपको बीच में नहीं बोला मैंने। ठीक है, ठीक है, तो आप भी सवाल पर रहिए ना संजय दा, संजय दा सवाल पर रहिए ना, सवाल पर रहिए संजय दा, सवाल पर। हाँ मैं आपको बताता हूँ, आज मोदी जी बोलता है बंगाल में मतलब भ्रष्टाचार। अरे हेमंत बिस्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, पेमा खंडो, नारायण, अशोक चौहान और तमाम और लिस्ट लेंगे। ये लोग कौन से धोए हुए वॉशिंग पाउडर जो है, भाजपा वॉशिंग पाउडर में वॉशिंग पाउडर धो के आ गया। भ्रष्टाचार को सब हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, भ्रष्टाचारियों को लेकर रहता है। 10 लाख करोड़ रुपया बैंक ओएफ किया है, उसमें 2,500 व्यापारी है, उसमें 1073 करोड़ जैन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका डायरेक्टर अमित शाह का बेटा। मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 2, जो 34 आदमी 10 लाख करोड़ रुपए इंडिया से फरार हो, 33 गुजराती या नीरव मोदी, मेहुल चोकसी से लेके कांगड़ा मामला से लेकर जितना रहे उसका नाम आपको गिना देंगे। ये इसको पैसा किसने भागा, कैसे है? कैसे आप एलओसी क्यों नहीं किया, लुकआउट कॉर्नर क्यों नहीं कर सका, आप एयरपोर्ट में क्यों नहीं बोला जी ये बाहर नहीं जा सकता है? अमित शाह बहुत बड़े बात बोले। अमित शाह बोले बंगाल में हम घुसपैठियों को, गरीब को चावल खाना, इसका मतलब घुसपैठी आपको समय, आप गृह मंत्री है, बीएसएफ आपको है, बीएसएफ को मॉनिटरिंग करता है, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो आपका है, एनआईओ भी आपको है, जो आतंकवादी तो उसको भी देखभाल करता है, रॉ प्राइम मिनिस्टर रिचर्ड एनर्जी प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर के अंदर में रहता है। वो अगर आप सही से देख नहीं पाता, आप बोले गरीब को चावल, तो हिंदुस्तान आपको समय गरीब हो चुके, इसके लिए बोले गरीब को चावल खा रहे हैं। तो मान गया बंगाल को जनता, और बंगाल का जनता इससे करके कान फेंकने अच्छे तरीके से सुनाई देता है। ठीक है, चीन में क्या हुआ है, मानसी सोनी में क्या हुआ है, सुब्रमण्यम स्वामी का जो फाइल है, क्या हुआ, प्रधानमंत्री का कैरेक्टर के बारे में ऐसे बोला जाता है। संजय दा, धारा प्रभाव बोल लिए आप, जितना बार बंगाल में जितना बंगाल में आएंगे उतना अपने के लिए अच्छा है। धारा प्रभाव बोल लिए आप, दावा करता हूँ संजय दा। आज बंगाल का संस्कृति और संस्कार के बारे में भी इसको संजय दा, धारा प्रभाव बोल लिए। रासमुनी क्या बोलते हैं, ठीक, रानी रासमुनी का रसमानी बोलता है, और अमित शाह बोलता है रसमोती। रानी रासमुनी पूरा जितना लिख कर लाए थे आप बोल गए आप बोल गए जितना लिख कर आए थे। संजय दा, संजय दा, निखिल प्रसून जी जवाब देंगे। 10 सेकंड ले लीजिए। दिलीप घोष बोल रहे हैं, दिलीप घोष बोल रहे हैं जो 10 लाख या 90 लाख आज जो हिंदू यहाँ का वोटर लिस्ट नाम काटा गया, डिलीट हुआ है, वो सब भारतीय जनता पार्टी को एक परिवार है जो 7 आदमी 10 आदमी है, उसमें 2 आदमी को नाम काटा गया है, मेरे बगल के रहते हैं। हम लोग उसके लिए कोशिश कर रहे हैं उसको नाम उठ जाए कि उसको पासपोर्ट वगैरह पढ़ाई करता है। मुझे एक बात समझ में संजय दा नहीं आई, आपने अपनी बात धारा प्रवाह रखी, बहुत अच्छी बात आपने कही, ठीक है, आप रख सकते हैं। मैं आपको ये कहता हूं, मैंने जो सवाल पूछा आप उसका भी जवाब दीजिए, इधर उधर डाइवर्ट कीजिए, लेकिन ये भी आपका अधिकार है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर किसी का विचार किसी के पक्ष में जाता है तो आप दलाल करके घर से खींचने, रास्ते पर रोकने, पूछने, ऐसी खुली धमकी दे रहे हैं संजय दा। ये चलेगा? ये नहीं चल ना, चोलवे चोलवे ना, निष्पक्ष हो सकता है, एक पत्रकार चाटुकार नहीं हो सकता। ई चोलवे ना, आप दूसरे की पत्रकारिता को तय नहीं करेंगे संजय दा। टीएमसी दूसरे की पत्रकारिता को तय नहीं कर सकती, ये पत्रकार तय करेगा कि कौन क्या चीज सही है और क्या गलत है, ये आप नहीं कर सकते। कौन कहाँ निकालता है, कौन पढ़ता है, महानगर पेपर वही निकालता, वही एक ही पढ़ता है, एक ही निकालता है, एक ही पढ़ता है। ये नहीं हो सकता कि आपकी फरमाइशी पत्रकारिता नहीं होगी। आप यहाँ कोई फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम नहीं चल रहा है कि आप जो गीत फरमाइश करेंगे वही गीत बजेगी। पत्रकारिता अपने हिसाब से होगी, पार्टी की फरमाइश से पत्रकारिता नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, कभी नहीं होगी किसी पार्टी की फरमाइश से पत्रकारिता। 20 तरह में बोलिए, तो आपको भी वहां से उठा के लेकर के पूछेंगे। फरमाइशी पत्रकारिता नहीं होगी, धमकी मत दीजिए। बोलेंगे फरमाइशी पत्रकारिता नहीं होगी, आपको पसंद हो या ना हो, धमकी मत दीजिएगा। निखिल प्रसून जी, तो हम 1000 बार बोलेंगे। निखिल प्रसून जी, निखिल प्रसून जी का जवाब। निखिल प्रसून जी, निखिल प्रसून जी, आपका संकल्प पत्र इनके इश्तेहार से अलग कैसे, बताइए। आपने भी उसी तरह के वादे किए हैं, यह बात अलग है कि डबल वादे किए हैं। देखिए, हमारा जो संकल्प पत्र है ये सामान्य संकल्प पत्र नहीं है, ये तृणमूल शासन द्वारा फैलाए गए भय, भूख, भ्रष्टाचार और भ्रम के खिलाफ हमारा सशक्त हस्ताक्षर है। यह जो हुतात्मा है, जो बंगाल की विभूतियां हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि है। यहाँ की संस्कृति, सभ्यता और यहाँ के लोगों के प्रति हमारा एक अपना जो कर्तव्य है उसका प्रकटीकरण है।
जी। पिछले 15 वर्षों में जिस तरह से तृणमूल के शासन ने बंगाल से बंगालियत को छीन लिया और यहाँ के इंसानों में एक तरह से एक भय का वातावरण व्याप्त कर दिया, और जिस तरह से 40 लाख युवाओं का पलायन, 30 लाख से ज्यादा नौकरियां समाप्त हुई, 6,000 से ज्यादा कंपनियां बंद हो गई, 18,000 से ज्यादा MSME बंद हो गए, जहां 80% से ज्यादा चाय बागान सिख हैं, जहां 20 लाख से ज्यादा कर्मियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला, DA नहीं मिला, इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ एक तरह से एक ऑल्टरनेटिव गवर्नेंस का एक सशक्त और मजबूत दस्तावेज है जो कि युगांतरकारी परिवर्तनों का सूत्रपात करेगा पश्चिम बंगाल में। आपने देखा इसमें औद्योगिक विकास की पूरी अवधारणा है, औद्योगिक विकास की पूरी अवधारणा है। हम लोग यहाँ 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में नौकरियां देंगे। हम लोगों ने महिलाओं के लिए कहा है 3,000 रुपए की सहायता राशि के साथ साथ वो हम चला रहे हैं पॉइंटर्स, उनके सामाजिक स्थिति में गुणात्मक बदलाव लाएंगे। 33% आरक्षण की घोषणा हमने की है। इसके अलावा जो है सो उनके लिए डेडिकेटेड पुलिस स्टेशन और एक तरह से दुर्गा जो टास्क फोर्स है उसे पुलिस में जो है सो उनकी भूमिका को हम लोग बढ़ाएंगे। हम लोग आरजी कर जैसे मुद्दों की जांच के लिए एक अलग समिति बनाएंगे, आयोग बनाएंगे। इसके अलावा किसानों को, युवाओं को अब देखिए 5,000 जो 3,000 के करीब हम लोग सहायता राशि देंगे। ठीक, वो सारी चीजें हम चला भी रहे हैं। निखिल जी, क्या 6 महीने के अंदर यूसीसी भी लेकर आ जाएंगे? मानना है मेरा ऐसा चाय बगान कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ खत्म हुआ है? युवाओं के लिए स्टार्ट हुआ है, कहाँ खत्म हुआ है? बात अरे चाय बगान कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ? बोलिए ना। व्यवधान नहीं चाय बगान कहाँ से स्टार्ट होता है, बंगाल कहाँ खत्म होता है? भला चाय बगान कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म है? इतना बता दीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। व्यवधान न डालिए। आपकी जो चाय बगान कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से बताइए ना। अरे भाई, चाय बगान कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है? बताइए ना। कौन से एरिया से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है? भ्रष्टाचार किया है, अरे ये बताइए चाय बगान कहाँ से शुरू होता है? सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में चाय बगान कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है? लोगों ने महिलाओं के खिलाफ हिंदुस्तान के दुराचार किया है, उनके खिलाफ एक आयोग बनेगा, पत्र जारी होगा, उन सबों को जेल के सीगजों के अंदर किया जाएगा। आप यह समझ लीजिए कि पूरे बंगाल में एक विकास का एक असाधारण ब्लूप्रिंट जो है सो माननीय अमित शाह जी ने उसकी घोषणा की है। आप देखिए कि आप ये स्वास्थ्य साथी की बात कर रहे थे, मैं एक चिकित्सक हूँ, स्वास्थ्य साथी यहाँ कोई नहीं लेता है। किसी भी बड़े अस्पताल में स्वास्थ्य साथी को जो है स्वीकार नहीं किया जाता। यहाँ आयुष्मान भारत लागू करेंगे, एम्स बनेगा नॉर्थ बंगाल में, और आयुष का अखिल भारतीय संस्थान बनेगा। यहाँ देखिए हमने देखा कि राजवंशी जो भाषा है उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में दिया जाएगा। इसके साथ तो हमने यहाँ पर महिलाओं का, कृषकों का, युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एक ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत किया है। और जहां तक तुलनात्मक अध्ययन की बात है, इन्होंने तुलना करके दिखा भी रहे 3,000 युवाओं को इन्होंने बंगाल का चाय बगान कहाँ से शुरू हुआ है? इसके अलावा भी अरे बंगाल से चाय बगान कहाँ से शुरू हुआ है? को औद्योगिक हब के रूप में चाय बगान 80% हम लोग कहाँ से शुरू हुआ है? कौन से चाय बगान है? 3 चाय बगान का नाम बोलिए, 3 चाय बगान का नाम बोले। अरे 3 जगह चाय बगान का नाम बोलिए ना। आपको 80% बोल रहा है, आप तो वहाँ पे आप बोले ना, हम तो बोले नालंदा में किसी को मुंडी काट दी, हम 75 रो रहे हैं। आप बोले आप लोगों ने उसके लिए कुछ नहीं किया। कहाँ है 3 चाय बगान का नाम बोलिए, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है? डालने का काम कहाँ से शुरू होता है, कहाँ शुरू होता है? बताइए ना। नॉर्थ बंगाल में यही तो झूठ हो रहा है। तरसेंगे। रुक जाइए, अब आप दोनों रुक जाइए, अब आप दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, क्योंकि वहां पर दूसरी पार्टियां भी हैं जो चुनाव लड़ रही हैं। सीपीएम, कांग्रेस, ये सब भी चुनाव लड़ रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं सीधे आऊंगा कांग्रेस के नेता के पास कि वो क्या कुछ कह रहे हैं और कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी। लेकिन छोटा सा ब्रेक, आप सब बने रहिएगा, छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। मेरे परिवार ने खूब गरीबी देखी, तो माँ मुझे भी गरीबी में नहीं देखना चाहती थी। तो एक दिन माँ ने पैसे जुटाए और सीधा मेरे गोद में रख दिया ये ड्रोन। मैंने कहा माँ से ये मैं कैसे चलाऊंगी? तो माँ कहती है ये चलता नहीं, उड़ता है। और जिस दिन से ये उड़ा ना, उस दिन से हमारी सारी गरीबी भी उड़ गई। अरे मेरी माँ से तो आप मिले ही नहीं ना। एक मिनट, ये रही मेरी माँ, मेरी भारत माँ। पिछले 12 सालों में देश ने 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाया, 35 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुद्रा लोन दिलाकर उद्यमी बनाया, और अब तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिला आरक्षण भी, ताकि विकास में रहे नारी की भी साझेदारी।
अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर विशेष कार्यक्रम राष्ट्रमंच, जिसमें हम बड़े मुद्दे पर बड़ी बहस कर रहे हैं। और आज का जो बड़ा विषय है वो पश्चिम बंगाल में जो चुनाव है वो भय बनाम भरोसा, ये कितना ज्यादा बनता जा रहा है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सारे लोग जुड़े हुए हैं। इस समय सीधे मैं चलता हूं कांग्रेस का पक्ष जानने के लिए। अजय वर्मा जी, ये बताइए कि कांग्रेस जो कह रही है कि एकला चलो रे, अकेले हम चलेंगे, अब ये कांग्रेस की मजबूरी है या कांग्रेस की पसंद है? एक तो ये बताइएगा। दूसरी बात ये कि अगर अकेले चल रहे हैं आप, तो कहां से आप टीएमसी या बीजेपी को रोक पाएंगे, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं? बताइए। देखिए लालचंद जी, सबसे पहले मेरा आपको, आपके नमस्ते, दर्शकों को नमस्कार। और आपका ये राष्ट्रीय मंच का जो प्रोग्राम है, मैं इस पे, चूंकि आप राष्ट्रवादी आदमी हैं, देश का चैनल है, देश के 145 आप भी राष्ट्रवादी हैं सर? देश के 145, मैं भी तो भारत का नागरिक हूँ, जी जी जी, पूछ रहा हूँ कि देश के 145 करोड़ लोगों का एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, पूछ लीजिए, उसका जवाब हाँ और ना में देना। पश्चिम बंगाल में आज माननीय प्रधानमंत्री विश्व गुरु 56 इंची, ट्रंप की हैसियत नहीं उनके सामने, पुतिन की हैसियत नहीं उनके सामने, जी जिनपिंग की हैसियत नहीं, कोर की हैसियत नहीं, मतलब वो राजा हैं, संसार के बड़े नेता हैं। वो आज 3 जगह दौरे में गए, दिनाजपुर, काठुआ, जंगीपुर और दक्षिण दिनाजपुर। देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, बीजेपी के लिए जाते हैं, जो उनकी सिक्योरिटी में, उनके प्रोग्राम में, उसमें जितना पैसा जनता के टैक्स से खत्म होता है, क्या है बीजेपी के उसमें जुड़ता है या नहीं, ये बता देना देश को बस, कि बीजेपी के चुनावी उसमें जुड़ता है तो कितना जुड़ता है, और नहीं जुड़ता है तो क्यों नहीं जुड़ता है। एक सवाल तो देश की जनता ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, अभी भी पूछा है कि क्या ऐसा होता है, क्योंकि वो तो सरकार बनाने जाते हैं। अब दूसरी चीज पे आ जाइए, बंगाल। देखिए, बंगाल का एक स्वरूप, आपने कहा कि भाई एकला चलो। हमारी पार्टी ने देश में पीछे 70 साल राष्ट्र में शासन किया, आजादी में जो योगदान था पूरे देश को पता है, आप कराए नहीं है। बहुत सी स्टेटों में, आज भी कई स्टेटों में हमारी रणनीति है कि इंडिया गठबंधन के जो हमारे लोग हैं, हम कहीं बड़ी भाई की भूमिका में, कहीं छोटे भाई की भूमिका में, कहीं समभाव की भूमिका में। तो हमारी इंडिया गठबंधन की बंगाल में सरकार बनेगी, वो हम बनाए, ममता जी बनाए। कोशिश देखिए, लड़ तो नहीं रहे साथ में, नहीं, अलग अलग लड़ रहे हैं। तो फाइट है, फाइट तो मजबूती से लड़ी जाती है, कोई पहलवान है कहीं। तो देखिए, प्रधानमंत्री जी की भी कोशिश ये है कि भाई इनकी वादा जो है किया जाए और इनको चुनाव जीता जाए। अच्छे वक्ता, अच्छे प्रवक्ता की ये पहचान है कि अपनी पार्टी का पक्ष रखे। अभी बीजेपी के लोग रख रहे थे, अभी एक पत्रकार बंधु है, मैं पत्रकारों को नमन करता हूं, लेकिन जब कलम के सिपाही, उन्होंने भी नमन कर दिया, तो मैंने कहा कलम के सिपाही अगर सो गए तो सियासत के ये ताज बतन बेच देंगे, बतन बेच देंगे। कलम को गिरमी ना रखी जाए, बस हमारा अनुरोध ये है। अब जैसे अभी ये हुमायूं कबीर का वीडियो आ रहा है 1000 करोड़ का, जी जी, देखिए सर आपने बीच में नहीं बोला, थोड़ा सुन ले सर, सुन ले, फिर बीच में बाद में कर लेंगे। सर बड़ा अच्छा शेर सुनाया, एक शेर सुन लीजिए सर, बड़ा अच्छा शेर सुनाया, टूट जाएगा उसके बाद। एक शेर, एक बढ़िया सा शेर वो भी सुनाना चाहते हैं, सुन लीजिए। आपने इतना अच्छा शेर सुनाया, प्रकाश जी भी एक बढ़िया सा शेर सुनाना चाहते हैं, सुन लीजिए, अच्छा लगेगा, सुन लीजिए, सुनाइए प्रकाश दा। डॉक्टर शिव ओम अंबर जी का शेर है कि अगर कलम रोकी न गई इतिहास बदल डालेंगे, इंसान तो क्या हम दुनिया का भगवान बदल डालेंगे। बस कलम रोकने की कोशिश ना हो, क्या बात है, प्रहार करने की कोशिश ना हो। जी, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये सब चीजें बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि जैसे हुमायूं कबीर का वो टीएमसी वाला वीडियो जो मोदी जी के साथ का 1000 करोड़ का पब्लिक में घूम रहा है, वो पत्रकार महोदय अगर अच्छे पत्रकार हैं तो उनका तो कोई वीडियो घूम नहीं सकता, वो देश के लिए लिखते हैं। और अगर सरकार के लिए लिखते हैं तो हो सकता है कोई वीडियो कहीं घूमे, तो हम तो कह नहीं सकते, लेकिन शंका जाहिर करते हैं आदमी। मोदी जी कह रहे हैं, अभी बीजेपी की प्रवक्ता कह रहे थे कि 5 साल में हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। तो पुलिस, सीबीआई, प्रशासन और आप भी लालचंद जी, कोई जब खोज करते हैं, दिशा करते हैं, तो पुराना रिकॉर्ड देखा जाता है, ये भी तो तय होता है कि कौन क्या है, कैसे है। मित्रों, 2014 में जब हुआ था मित्रों, 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, ठीक है। अब 2 करोड़ नौकरी से 26 तक 11 दूनी 22 करोड़ में कितनी मिली है जरा, तो ये वही जुमले उसका डेटा सरकार दे रही है। मैं अब आपको 2 चीजें, अजय जी,
26 करोड़ होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुए बारे। अब सुन लीजिए, कहा था कि 15 लाख सबके खाते में आए, तो ये जुमला पत्र जो आज नहीं, बीजेपी ने जारी किया, मिसकोट है ये, मिसकोट है जो ये। जुमला पत्र इस पर तो कितनी बार स्पष्टीकरण आ चुका है। अब रुकिए, आपने जो सवाल पूछा था अजय जी, आपने एक बड़ा सवाल पूछा था कि प्रधानमंत्री जो प्रचार में जा रहे हैं उनका खर्चा क्या बीजेपी के खाते में जुड़ता है, ये आपका सबसे बड़ा सवाल था। मैं बता देता हूं, अभी तक जो हमारे पास जानकारी है ये वही व्यवस्था है जिस व्यवस्था के तहत कभी स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के तौर पर प्रचार करते थे, स्वर्गीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री के तौर पर प्रचार करते थे, उसी व्यवस्था के तहत। और पहले के प्रधानमंत्री जिस तरह अपनी अपनी पार्टियों के लिए प्रचार करते थे, उसी व्यवस्था के तहत आज भी प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते हैं। इसमें नया क्या है? मैं आपके मुंह से यही सुनना चाह रहा था, इसमें गलत क्या है? प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते हैं कि नहीं? बिल्कुल गलत नहीं है, मैं यही तो सुनना चाह रहा था और देश को सुनवाना चाह रहा था। अब सुन लीजिए, अब आपने कहा था 2014 में कि एक भ्रष्ट सरकार है, बदल दिया, लोगों ने विश्वास करा और बदल दिया। आप तो 56 इंच थे, नया अनुभव लाए थे। अगर हमने 8 कत्ल करे तो आप कह रहे हैं कि हमने 6 कत्ल करे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्रियों ने तो पार्टी के लिए प्रचार किया, लेकिन आपके प्रधानमंत्री पार्टी के लिए प्रचार ना करें। और दूसरी बात, एक बात और, हुमायूं कबीर के वीडियो का आपने जिक्र किया, हुमायूं कबीर के वीडियो का जिक्र किया, वो जांच के अंदर है, लेकिन उसमें जो आपने प्रधानमंत्री मोदी को जोड़ा वो वीडियो में कहीं से नहीं जुड़ता, वो प्रकाश चंदेलिया जी, हुमायूं कबीर के वीडियो का जिक्र हो गया है तो कुछ बात उस पर हो जाए। वीडियो को लेकर अभी तक क्या आया है अजय जी? ये कोई मुद्दा नहीं है। बंगाल के लोग आ रहा हूं हमारे सामने निखिल जी, आ रहा हूं। सुन लीजिए अजय जी, जनता त्रस्त हो चुकी है। एक एक करके सब लोग। निखिल जी आऊंगा आपके पास। निखिल जी थोड़ी देर में आता हूं। निखिल जी थोड़ी देर में आता हूं। अजय जी 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए, फिर प्रकाश जी के पास। मैं कंप्लीट कर रहा हूं। देखिए, हेमंत विश्व शर्मा जैसा बीजेपी का राष्ट्रीय प्रधानमंत्री ले लिया निशाने पर उनको भी। नहीं लेना इसलिए जरूरी है कि खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, 9 बार के दलित विधायक, 2 बार के एमपी, केंद्र में प्रदेश में मंत्री, राज्यसभा में नेता, उनको कह रहे पागल, अड़गे खड़गे, और वो टाडा का आरोपी वो हेमंत शर्मा जो है उसमें नहीं जाइए बयानों पर। बड़े बयान आए हैं, बड़े बयान आए। नमाज छोड़ करके इन लोगों को मारो वाले बयान भी आ चुके हैं। छोड़िए उसको, 1991 में वो छोड़िए। बंगाल पर रहिए ना, हेमंत विश्व शर्मा बंगाल पर रहिए। प्रकाश चंदेलिया जी, वीडियो के बारे में जो जिक्र हो रहा है उसको लेकर के क्या कुछ सामने अभी तक आया, बताइए। मैं इसके बारे में यही कह सकता हूँ कि प्रकाश जी को सुनिए। देखिए, चुनाव का टाइम है, हर आदमी, हर पार्टी अपने तरीके से इस प्रकार की चीजें करेंगे। हुमायूं कबीर ने ये कह दिया है, ये एआई का बनाया हुआ है जी, ये तो प्रतिक्रिया हमने भी देखी है, प्रतिक्रिया दी है। प्लस उन्होंने कहा है कि 1000 करोड़ के लेन देन के आरोप लगाए गए हैं, और उन्होंने कहा है कि मैं टीएमसी के प्रवक्ताओं पर 2000 करोड़ का मुकदमा करने जा रहा हूं। और टीएमसी और ये उनकी बात सुना रहे हैं जो हुमायूं कबीर ने कही है, ये सच में कही है हुमायूं कबीर ने। सब दिन ओवैसी ने तुरंत एआई के वीडियो में वो बैरिस्टर साहब ने उसका गठबंधन तोड़ लिया, मतलब वो इतने अनपढ़ है। अरे भैया सुनिए तो सही। अब इसका जवाब तो ओवैसी जी की पार्टी देगी ना। और लालचंद जी, मजे की बात यह है कि एआई का इल्जाम, ये जो हुमायूं कबीर के वीडियो का इल्जाम जो है, ये लगाने के लिए, इस पर प्रहार करने के लिए टीएमसी को जो प्रवक्ता मिला, उनका नाम है फिरहाद हकीम, जो स्वयं 5 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए, वीडियो में कांड में फंसे हुए हैं। वो कलकत्ता के मेयर भी या मंत्री भी है, तो टीएमसी को कोई और मिला नहीं। और जहां तक हुमायूं कबीर की बात है, वो तृणमूल कांग्रेस विश्वविद्यालय के ही छात्र रहे हैं, तृणमूल की पार्टी के छात्र रहे हैं वो, ठीक है, उन लोगों का मामला है। अब मुझे एक बात, अगर इजाजत दें, मैं 1 मिनट में अपनी बात कहूंगा जी। संजय दा ने मेरे पर इल्जाम लगाए, बहुत सारी बातें की, मैं उसको बढ़ाऊंगा नहीं, पर्सनल बातें हैं। देखिए, संजय दा मेरे मित्र हैं, बड़े प्यारे मित्र हैं, और हमारे घर से कोई बहुत दूर का इनका फासला नहीं है। इन्होंने चुनाव का परिणाम निकलने के बाद मेरी पिटाई, मेरी ठुकाई करने के लिए जो इनके संस्कार है उसके बारे में वचन दे दिया। पिटाई नहीं करेंगे, नहीं संजय दा, आपको बहू बेटी को पूछेंगे क्या का अत्याचार हम लोग आपको साथ में किया है। अच्छा सुनिए, मैं आपके घर में आपको बेटी को घर में, आपको बेटी को जाकर पूछेंगे, बहू को जाकर आपको कौन छेड़छाड़ किया है, हम लोग क्या छेड़छाड़ किया है।
आप लेक टाउन में इतना साल से यहाँ पर है, तो आप आपको काटमानी पैसा मांगा है? अरे सुनिए ना दादा, अरे सुनिए ना लालचंद जी, एक बात बताओ। संजय दा सुनिए ना जो प्रकाश जी कह रहे हैं सुनिए ना। आपने तो खुली धमकी दे ही दी है, प्रकाश जी उसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। बस एक ही लाइन जोड़ना चाहता हूँ कि लालचंद जी आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, बहुत पर्सनल बात है कि संजय दा को रसगुल्ले बहुत पसंद है और मैं 1 घंटे बाद रसगुल्ले लेके इनके घर पहुंचूंगा, लेकिन इनकी मुश्किल ये है कि रसगुल्ले के ऊपर भी मिर्च लगा के खाते हैं। रसगुल्ले के ऊपर मिर्ची लगाते हैं, इसलिए इनको हर बात में मिर्ची लग जाती है। देखिए चुनाव बंगाल को मीठे के लिए जाना जाता है, रसगुल्ले के लिए। पक्की करने पत्रकार है तो आप निष्पक्ष से बोलिए। अगर आरएसएस के है तो आरएसएस का आदमी, हम आपको नहीं टूकेंगे। आप बोलिए आरएसएस का आदमी, हम नहीं टूकेंगे आपको। आप आरएसएस को आप बोलिए, आप आरएसएस का आदमी, हम नहीं टूकेंगे। लेकिन एक पत्रकार को, जैसे लाल बाबू है पत्रकार, निष्पक्ष रूप से बात करेंगे। निष्पक्षता आप तय नहीं करेंगे, निष्पक्षता पत्रकार की आप नहीं तय करेंगे अपने हिसाब से। अपने हिसाब से आप निष्पक्षता तय नहीं करेंगे कि कौन निष्पक्ष है कौन निष्पक्ष नहीं है। ये बात के बाद आइए, मूल मुद्दा पे आइए। मूल मुद्दा ये है कि 15 वर्ष की सरकार चलाने के बाद ममता बनर्जी को आज की तारीख में भय, भेदभाव और भ्रष्टाचार पर बचाव करने का कुछ भी मौका नहीं मिला। भाजपा उन पर प्रहार कर रही है, भय के आरोप लगा रही है, भेदभाव के आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप, ममता बनर्जी सिर्फ भड़काने का काम कर रही है। ठीक है, मैं अभी सबके पास आऊंगा, लेकिन पहले जरा निखिल जी के पास। और मैं ये कह दूं जिस समय आज प्रोग्राम का जब टाइटल हम रख रहे थे कि भय वर्सेस भरोसा, ये बात बीजेपी ने कही है, लेकिन संजय दा जिस तरह की बात आपने यहां पर कही उससे तो ये बात पुख्ता हो जाएगी। ये जो हमने नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रखा था कि भय बनाम भरोसा है या नहीं है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का मतलब यही था। आपका व्यवहार और आपने जो दिखाया उससे तो हमको यही लगता है कि ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन हमको हटा देना चाहिए था। सच में भय बनाम भरोसा की लड़ाई है। निखिल प्रसून जी इस समय पहले निखिल प्रसून जी, उसके बाद सभी आएंगे। पहले निखिल प्रसून जी। झूठ बोलेंगे, आप झूठ बोलेंगे, आपको झूठ नहीं पकड़ा देंगे। ठीक है, पहले निखिल प्रसून जी। निखिल जी को पूछा है। संजय दा 2 मिनट रुक जाइए। संजय दा 2 मिनट रुकिए। निखिल प्रसून जी, अभी ही आपके सामने चला आया तृणमूल का जो शासन तंत्र है, शासन व्यवस्था कैसे चल रही है, उसका जो रक्त चरित्र आपके सामने अभी ही दूरदर्शन पर नेशनल मीडिया आपके सामने चला आया। जिस तरह इन्होंने धमकाने की काम किया है, अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इनकी सरकार को इनके खिलाफ ही कदम उठाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरी बात यह है कि देखिए हमारा जो मुख्य मुद्दा ये रहा कि हमने जो मुद्दे उठाए यहाँ के कृषकों के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए और यहाँ तक कि कुर्मानी और राजवंशी भाषा को भी 8वीं अनुसूची में डालने का हमने निर्णय लिया। अब सवाल ये है कि जहाँ जो आज से कई वर्ष पूर्व जो है, तो यहाँ का जो जीडीपी था देश में सबसे ऊपर था, आज निचले स्तर पर है। आज एसिड अटैक में यहाँ सबसे ज्यादा केसेस आए। 2023 में 30,000 से ज्यादा महिलाओं के विरुद्ध अपराध के केसेस हैं। आज आरजी कर की जो घटना है उसकी अणुगुंज समूचे विश्व में सुनाई दी। आज यहाँ पर कल कारखाने बिल्कुल बंद हो चुके हैं। टाटा नैनो बढ़ती जमीन है, खाली पड़ गई है। तो इन सबसे जो यहाँ की जो जनता है त्रस्त आ चुकी है। और देखिए एक मकान बनवाना हो, सिंडिकेट के सामने आपको झुकना पड़ेगा। उनका वो लोग भयादोहन करने के प्रति पूरी तरह तैयार रहते हैं। यहाँ के इनके भी नेताओं को इनके सिंडिकेट ने नहीं छोड़ा है। आज गांव-गांव में जो लोग पहले मारे फिर रहे थे, सोने की चेन पहन के बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो, सभी के पास आऊंगा। इनके घरों में बड़े बड़े नोटों का पहाड़ मिलता है, वो नोटों का बंडल किसका है? अगर ऐसी बात रहती, हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की बलि ले गई। आज हाईकोर्ट के आदेश पर जो है सीबीआई की जांच चल रही है और कई केसेस जो है तो चार्जशीट के लेवल पे जा चुके हैं। इतना ज्यादा, और एसआईआर में बाकी 70% डिलीट हुए तमिलनाडु में और 2 करोड़ वोटर डिलीट हुए आपको यूपी में, कहीं कुछ नहीं हुआ। सबसे ज्यादा हंगामा, बिल्कुल वो सब तो डेटा है निखिल जी।
ठीक है, जवाब देने दीजिए। ठीक है। मैं संजय दा आपके पास आऊं। जनता में अपना विश्वास खो चुकी है और पूरी तरह मदमस्त हो गई है। ठीक, निखिल जी बिल्कुल इस मुद्दे को आप लोग उठा भी रहे हैं। संजय दा आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले जरा अजय जी के पास मैं चलता हूं। अजय जी बताइएगा, 1 साल पहले अजय जी, संजय दा आ रहा हूं, आप ही के पास आऊंगा, जरा अजय जी को 2 लाइन बोल लेने दीजिए। संजय दा सुन लीजिए, संजय दा अजय जी को 2 लाइन बोल लेने दीजिए, फिर आप ही के पास। अजय जी आप अपनी बात भी कहिएगा और यह भी बताइएगा कि जहां पर पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद मालदा में एक तरफा दंगा हुआ, जहां पर कालियाचक में न्यायिक अधिकारियों को 9 घंटे बंधक बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2 बजे रात में ऑनलाइन रहना पड़ा, वहां पर भय बनाम भरोसे का मुद्दा क्यों ना बने, बताइए। देखिए, मैं एक शेर सुनाऊं। नरेंद्र मोदी साहब वादे कर रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता एक उनकी सीडी लेकर बैठे हैं, उसे पढ़ रहे हैं, पढ़ने दीजिए। मैं कैसे यकीन कर लूं वो दूर जाकर रोए। फिर से शेर सुना रहे हैं, सुन लीजिए संजय दा। मैं कैसे यकीन कर लूं वो दूर जाके रोए और मेरे पास से वो गुजरे, मेरा हाल तक नहीं पूछा। वैसे कहते हैं हम तुम्हारे सगे हैं, खास है, सब कुछ है, और मेरे पास से गुजर रहे थे, मेरा हाल तक नहीं पूछा। और रसगुल्ले के ऊपर दूसरा शेर सुन लीजिए, इन्होंने अभी रसगुल्ले को भी राजनीति में ले लिया कि पहले उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ला कहा, और इस तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या बात है, क्या बात है। आज तो आप शेरों के जरिए बिल्कुल हमले पर हमला कर संजय दा। ये मत सुन लीजिए, मैं भाई ने देखिए, आप जो पूछ रहे थे न्यायिक अधिकारी के और इसके, मैं पूछना चाहता हूँ जितने वोट कटे, मैं कह रहा हूँ कि भय मुद्दा है कि नहीं, और भय मुद्दा है तो भरोसा अपने आप मुद्दा बनता है। 27 लाख वोटर के नाम जो काट के ज्ञानेश यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा कट गए सर। नहीं और छोड़ दो 90 लाख वोटों की। तो कलकत्ता में, बंगाल में 27 लाख वोटरों को कह दिया कि ये हम अभी लिटिगेशन में है। किसने कहा? आपका तय हो जाएगा अगली किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा। भाजपा का वही उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जहां बार बार टीएमसी दौड़ करके गई। सर लालचंद जी, आपकी डिबेट बड़ी एलीट क्लास की डिबेट होती है। थैंक यू। तीनों के बीच में नहीं बोलना, थोड़ा मुझे 30 सेकंड बोलने दिए, फिर बंदा। आप ही को देखिए, संजय दा को रोक करके आपको मौका दिए हैं, संजय दा नाराज भी हो रहे थे। 27 लाख वोटों को जो लिटिगेशन में डाल दिया है, उनसे कह दिया कि अगली बार वोट डाल देना। इस बार उनका जो आ रहा हूं संजय दा आ रहा हूं, आप ही की तरफ से बात रख रहे हैं, बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं आपके लिए। छीना जा रहा है। भले आपने उनको एक भी टिकट नहीं दिया, अलायंस नहीं किया, लेकिन आपकी तरफ से देखिए टीएमसी की तरफ से कितनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। आ रहा हूं निखिल जी, एक एक करके बोलिएगा, वरना दर्शक कुछ नहीं समझ पाएंगे। एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके। संजय दा आ ही रहा हूं, आप ही के पास अब आऊंगा, बस अजय जी फिनिश कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आदरणीय ज्ञानेश मोदी जी, इसका जवाब दे दो हमें कि ये बोर्ड क्या बात है, क्या बात है। हाँ संजय दा, क्या आप संजय दा की बात, कांग्रेस तृणमूल के पक्ष में है या विपक्ष में है? आप सीधा सीधी बात बोलिए। आप क्या करेंगे? क्या ये लालचंद जी को क्या करने दीजिए? आपका अपना रुख समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। आपके अपराध की भी सुनवाई होगी इसी चुनाव में, आपको भी हाशिए पर ठेला जाएगा। देश के आप किसके पक्ष में है? आप किसके पक्ष में? तृणमूल के पक्ष में या अधीर रंजन चौधरी पर हमला होता है? कार्यकर्ताओं को मौत की घाट उड़ाया जाता है। आपको संवेदनशीलता नहीं है, आपको अपने लोगों के भी सजे नहीं है। और सूरज लहू-लुहान है, बददुआ देते होंगे आपकी टीवी डिबेट अपने यहाँ की सरकार के विरुद्ध नहीं बोला और मोदी जी के विरुद्ध आरएसएस के विरुद्ध बोल रहे हैं। क्या अब संजय सरकार जी का, संजय सरकार जी की बारी। आज प्रकाश राज ने आज इतनी ज्यादा शेर सुन लिए कि हाथ जोड़ रहे हैं। क्यों प्रकाश राज, है ना? अब संजय दा की बारी, संजय दा की बारी। रुक जाइए, अब सब लोग रुक जाइए, संजय दा ने इंतजार किया है। संजय दा के लिए एक शेर सुनाने की इच्छा है सर। अच्छा, संजय दा को बोलने से पहले एक शेर आप भी। अरे 4 तारीख को देखिए अंदाज देखिए संजय दा का। संजय दा आप भय की बार बार पुष्टि कर रहे हैं, अपने व्यवहार से भय की बार बार पुष्टि कर रहे हैं आप। एनसीआरबी को सुनिए, हम आपको जवाब, आपके बीच में नहीं पर आप ठीक है, बोलिए। जवाब देना। एनसीआरबी को रिपोर्ट के अनुसार में
ये 7,93,000 जो ये अपहरण से लेके एक्सटॉर्शन से लेके और वहां पर मतलब 65,000 रेप हुआ है, ये बोल रहा था ना सबसे ज्यादा। उसके बाद में महाराष्ट्र आता है 5,96,000, गुजरात आता है 5,86,000, 1 2 3 डबल इंजन की सरकार है, वहां पर आता है। ये बोल रहा है चाय बागान कहां से शुरू होते जहां निकलिए, पढ़े लिख के आइए। बागडोगरा से स्टार्ट होता है बारोमेसिया जहां आपको मेरा घर पड़ता है, बॉर्डर एकदम आसाम और भूटान बॉर्डर। इसीलिए आरजी कर सही है, 90% चाय बागान चल रहा है, चाय बागान चल रहा है हिंदुस्तान केवल। इसीलिए संदेश खाली सही है, इसीलिए कालियाचक सही है, इसीलिए कालियाचक की घटना सही है, मालदा की घटना सही है, मुर्शिदाबाद की घटना सही है। चुनाव अभी पश्चिम बंगाल में है, उसकी बात कीजिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, वहां की बात कीजिए संजय दा। बंगाल की ज्योग्राफी के बारे में मैंने कहा पश्चिम बंगाल में चुनाव, वहां की बात कर लेते हैं, वहां के मुद्दों की प्रकाश दा भी बात करेंगे जल्दी से। 285 है। कितने चाय बागान है? क्या किया आपने? क्या सुंदरी योजना में आपने क्या किया है वहाँ के चाय बागान के जो मजदूरों के लिए? कुछ नहीं किया। नॉर्थ बंगाल में हमें उत्तर समर्थन क्यों मिलते चला जा रहा है? क्यों आपका समर्थन नगण्य हो रहा है? पीछे का कारण क्या है? क्यों दार्जिलिंग और वहाँ की तराई? अजय जी बंगाल बड़ा एकदम जिसे कहते हैं ना ओवर चार्ज इलेक्शन है, वही चीज आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है अजय जी। इस तरह की राजनीति देखिए, विकासोन्मुख राजनीति हम लोग करते हैं। आज कहां से मिला? यूनेस्को पर दीदी को प्राइज मिला है, नरेंद्र मोदी को कोई प्राइज आज तक नहीं मिला है। ठीक है, आप प्रकाश चंदेलिया जी दोनों रुक जाइए, आप इसको नेता तो विराम लीजिए, थोड़ा सा विराम लीजिए संजय दा, थोड़ा सा विराम लीजिए, पानी वगैरह पीजिए, निखिल जी आप भी थोड़ा सा विराम लीजिए। प्रकाश चंदेलिया जी के पास चलिए, सुनते हैं प्रकाश जी की बात। ठीक, प्रकाश जी मैं अब क्योंकि हम लोग इस राष्ट्रमंच पर बहस में लगभग अंतिम चरण में हैं, बताइएगा जरा कि भय बनाम भरोसा की लड़ाई जो बीजेपी नारा दे रही है, ये कितना लोगों तक पहुंच रही है बात, और बाकी मुद्दे तो हैं ही, क्या ये मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा बनेगी जो जैसा बीजेपी बनाना चाह रही है? सर, भय बनाम भरोसा में क्या फर्क, जनता के ऊपर में क्या असर पड़ रहा है? ये यहाँ पर जो जितनी चुनावी सभाएं हो रही हैं, भाजपा की भी हो रही है, टीएमसी की भी हो रही है, उनमें जो भीड़ उमड़ रही है उसी से अंदाज लगा सकते हैं। ममता बनर्जी की सभाओं में, अभिषेक बनर्जी की सभाओं में क्या भीड़ हो रही है और मोदी जी अमित शाह की सभाओं में क्या भीड़ हो रही है, इससे अंदाज लगा लीजिएगा। देखिए सर, मैं बहुत गंभीर पॉइंट पे कह रहा हूँ, समय समाप्त होने को है। मेरा ये कहना है कि भय की बात अगर है तो ममता बनर्जी इस समय पूरे राज्य में भय का वातावरण बना रही है। एसआईआर से जब शुरू हुआ था मामला, तब से उन्होंने समझ लिया था कि जमीन भिसकने वाली है, और 91 लाख लोगों के नाम कटने के बाद में देखिए भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के अंदर लालचंद जी फर्क सिर्फ 60 लाख का है। 2,79,00,000 वोट उनको मिले थे टीएमसी को, और 2,29,00,000 वोट इनको मिले थे, लगभग 60 लाख का डिफरेंस है। और 91 लाख वोट तो ऑलरेडी इसमें कट चुके हैं, और इन 15 वर्ष के बाद में जो एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है, ममता बनर्जी बंगाल को कोई स्वस्थ तक नहीं दे पा रही। 225 के कम नहीं, 255 के ऊपर नहीं, प्रकाश चंदेलिया जी 225 के नीचे अगर हो जाएगा हम आरजेडी छोड़ के चला जाएंगे। कितना सीट बीजेपी के लिए छोड़ रहे हैं संजय दा? आपको 300 मिलेगा, 300, 200 लगता है संजय दा बीजेपी के लिए इस बार 50 सीट भी नहीं छोड़ रहे हैं क्या? 294 में 300 सीटें 50 भी नहीं, अच्छा ठीक है, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, 50 मिल जाएंगे, टीएमसी को नहीं मिलेंगे, 255 को ऊपर में नहीं जाएंगे, लिख के रख दीजिए। आपको 300 सीटें मिलेंगी। अच्छा प्रकाश जी आपने कहा कि दोनों की जनसभाओं में जो भीड़ आ रही है, उस भीड़ में भी कुछ अलग है, जरा उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए ना कि किस तरह की भीड़ अलग है। सर ये क्या बताऊं, संजय राउत को मैं शेयर भी बता सकता हूं। देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को सेवा कितना बड़ा मोदी जी भाषण दे रहे, चेयर पूरा पीछे खा लिया, देख लीजिए, देख लीजिए कहां से ले आए, देखने चाहते देख ही लीजिए, देख लीजिए एक बार देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, पता नहीं संजय दा कहां से कलेक्शन करके लाते, लेकिन एक बात देखिए संजय दा कलेक्शन बड़ी जबरदस्त करते हैं, है ना? अजय जी कुछ कहना चाह रहे थे, ठीक है, जब तक वो कुछ दिखाएंगे तब तक अजय जी अपनी बात। अजय जी
आप भय की बात पूछ रहे थे। हाँ। तो भय का देखिए, एक उदाहरण देके आपको समझा दूं कि भय कौन फैलाता है, किसको भय से डर लगता है और कौन झूठ बोलता है। इस देश के 28 स्टेट है, आज टेरिटोरी में आसाम भी इसी का पार्ट है। जब गौरव गोगोई ने आसाम के मुख्यमंत्री पर मानहानि का बात पूछी थी, तो तब आसाम के मुख्यमंत्री पर 100 पुलिस वाले नहीं भेजे। सर वहां मतदान हो गया, सुनो, असम में मतदान हो गया। कोई बात करिए और मानहानि का दावा कर दिया तो 100 पुलिस वाले दिखाने के लिए, अरेस्ट करने के लिए आसाम से दिल्ली भेज दिए। सर हो गया मतदान असम का। इसे कहते हैं भय। भय भय ऐसे ही बंगाल में करेंगे। एफआईआर दर्ज हुआ था, उस पर भाई उसको कहते हैं जिसके बारे में कहा जाता है पवन खेड़ा जी हैदराबाद पहुंचे। मोदी जी का नाम पोर्टल पे था, भय की वजह से वो छोड़ के आगे, वरना ईडी उठा के। संजय दा कुछ दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तब तो फिर आपने 50 भी दे दिया तो ज्यादा दे दिया क्या संजय दा? संजय दा 50 भी दे दिया तो ज्यादा दे दिया, अगर इतनी कुर्सियां खाली आप दिखा रहे हैं तो। ठीक है, बहरहाल अब पश्चिम बंगाल के लोगों पर है ये, एक तरफ संकल्प पत्र, दूसरे तरफ इश्तेहार, और एक तरफ बीजेपी कह रही है कि भय के सामने भरोसा देंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता इस बार क्या तय करेगी, इस पर हम आगे भी विश्लेषण करते रहेंगे, क्योंकि अभी वहां मतदान में समय है। 23 अप्रैल को है और 29 अप्रैल को है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आज समय की कमी है, संजय जी, अजय जी, साथ में निखिल जी और प्रकाश चंदेलिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का राष्ट्रमंच पर जुड़ने के लिए। तो राष्ट्रमंच में आज हमने बड़े विषय पर बड़ी बहस की कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है उसमें भय बनाम भरोसा, ये जो है कितना बड़ा मुद्दा बन रहा है, क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे पर जोर दे रही है कि टीएमसी के भय को खत्म करेंगे, सबका हिसाब होगा और भरोसा पैदा करेंगे लोगों में। बहरहाल आज के राष्ट्रमंच में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।